सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विज्ञान का जो पार्ट 3 है, एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट 3 है, कक्षा 10वीं धातु है ना, धातु से संबंधित पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंतर्गत इस धातु और अधातु के जो अभ्यास प्रश्नावली है उसके सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। साथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास इस चैप्टर्स के हैं उनको भी हम दूसरे वीडियो में हम उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला वीडियो हमारे पास में रहेगा, पार्ट के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्नों को हम सॉल्व करते जाएंगे। पेज नंबर 45 पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बच्चों, जो धातु जितनी भी होती है सभी ठोस होती है, परंतु एकमात्र धातु जो होती है मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है, Hg के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और जिसको हम पारा भी कहते हैं। ये धातु जो होती है पारा, या इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, और इसका संकेत Hg होता है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितनी भी धातु होती है सब ठोस अवस्था में ही पाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु के नाम अपने को बताना है। बच्चों, जो चाकू से जो काटी जाने वाली धातु होती है वो क्षारीय धातु होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सोडियम आता है जिसका संकेत Na होता है, दूसरा हमारे पास लिथियम होता है जिसका संकेत Li होता है, और तीसरा पोटेशियम होता है। ये जो धातु होती है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये क्षारीय धातु कहलाती है और बहुत मुलायम धातुएं होती है और इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अपने को चालक का मतलब समझ में आना चाहिए। चालक का मतलब ये होता है कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, उसको कहा गया है चालक। तो जिस धातु में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छी तरह से आसानी से हो जाती है वो धातु क्या कहलाती है? चालक कहलाती है। तो चालक के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास सिल्वर आता है जिसका संकेत Ag होता है, और उसके बाद कापर आता है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि ऊष्मा के साथ साथ विद्युत की भी सिल्वर जो होती है, जिसको हम चांदी बोलते हैं, जिसका संकेत Ag होता है, ये बहुत ही अच्छी सुचालक मानी जाती है। तो कभी आ जाए कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक या सुचालक धातु होती है तो Ag होगी। Ag मतलब सिल्वर, जिसको हम चांदी बोलते हैं, और इसका संकेत Ag होगा। ये Ag का उपयोग अपन ज़्यादा नहीं कर सकते चांदी का, क्योंकि बहुत महंगी धातु होती है। इसलिए जो तार होते हैं, है ना, जो बिजली के तार होते हैं वो एल्यूमिनियम या तांबे के बनाए जाते हैं, परंतु Ag जो होती है वो सबसे अच्छी सुचालक धातु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब ये होता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसी धातु को हम कुचालक धातु कहते हैं। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित नहीं होगी, ऐसी धातु को हम कुचालक धातु कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे पास आता लेड, जिसका संकेत Pb होता है और जिसको हम शीशा भी बोलते हैं, और मरकरी, जिसको हम पारा या Hg के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो धातुएं होती है, लेड और मरकरी, ये ऊष्मा की अच्छी कुचालक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बना सकते हैं हम। बच्चों, कुछ धातु ऐसी होती है जिनको हम हथौड़े से पीटकर पतली पतली चादरें बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो धातुओं का ये जो गुण होता है, इस गुण को हम बोलते हैं आघातवर्ध है। आघातवर्ध किसको कहेंगे? कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर हम पतली पतली चादरें बना सकते हैं। तो ये जो गुण होता है इस गुण को हम बोलते हैं आघातवर्ध है। और कुछ धातुओं के हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। तो ये जो गुण होता है पतले तार को खींचने का गुण, इसको बोलते हैं हम तन्य या तन्यता कहते हैं। तो दो चीज़ें शब्द है हमारे पास, एक तो होता है आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब ये होता है कि कुछ धातु ऐसी होती है जिनके हम क्या कर सकते हैं, हथौड़े से पीटकर
चादर, पतली चादर बना सकते हैं, तो ये जो गुण होता है इस गुण को हम आघातवर्ध कहते हैं। और यदि धातु के पतले तार यदि हम खींच सकते हैं तो ये जो गुण होता है उस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। तो सोना और चांदी इन दोनों में ही आघातवर्धक का गुण भी पाया जाएगा और तन्यता का गुण भी पाया जाता है। बच्चों, सोना जो होती है सबसे अधिक तन्य धातु मानी जाती है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। तो सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु मानी जाती है। साथ में चांदी भी में भी ये गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सोडियम जो धातु होती है उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बच्चों, जो सोडियम जो होती है और पोटेशियम, ये दोनों जो धातु होती है बहुत क्रियाशील धातु होती है। क्रियाशील का मतलब किसी के साथ आसानी से क्रिया कर सकती है। यदि इसके संपर्क में यदि वायु आती है तो वायु से भी क्या कर सकती है, आसानी से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। तो इसलिए केरोसिन में क्या करते हैं, सोडियम को रखा जाता है। साथ में जो सोडियम जो केरोसिन में रखने का कारण ये होता है कि सोडियम धातु होती है वो केरोसिन के साथ, यानी जो मिट्टी का तेल होता है जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ कोई क्रिया नहीं करती है। साथ में ये जो होती है उसमें घुलती भी नहीं है। क्या होता है कि सोडियम धातु केरोसिन के साथ कोई क्रिया भी नहीं करती है और उसमें घुलती भी नहीं, साथ में वायु के संपर्क में भी नहीं आती यदि अंदर रख देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम सोडियम को हम केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो कभी कारण बताओ आ जाए कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु होती है और यदि इसको खुली हवा में रख देंगे तो ये आग पकड़ लेगी वायु के साथ क्रिया करके। लेकिन यदि इसको हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखते हैं तो उसके साथ कोई क्रिया नहीं करती है और उसमें घुलती भी नहीं है और वायु के संपर्क में भी नहीं आ पाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। हमारे पास कुछ समीकरण लिखना है। 2 अभिक्रिया दे रखी यहाँ पर। सबसे पहले भाप। भाप मतलब जल, H2O गैस। जब पानी जो होता है गैस अवस्था में पाया जाता है, H2O के साथ ब्रैकेट में गैस लिखा, तो उसको हम बोलते हैं भाप। भाप की क्रिया किसके साथ करवाना, आयरन। आयरन मतलब Fe के साथ, Fe मतलब आयरन। उसके ब्रैकेट में S लिखा हुआ, S मतलब सॉलिड, ठोस होता है। तो Fe ठोस होता है और H2O गैस होती है। H2O पानी होता है सामान्यतः, लेकिन वो गैस अवस्था में है, इसलिए उसको हम भाप की अवस्था कहते हैं। तो जब भी भाप मतलब H2O गैस आयरन Fe के साथ क्रिया करेगी तो Fe3O4 बनाती है, फेरस फेरिक ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी भाप का मतलब H2O गैस किसके साथ क्रिया करेगी, आयरन मतलब Fe के साथ क्रिया करती है, तो Fe3O4 किसका फार्मूला होता है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। फेरस फेरिक ऑक्साइड जिसको मैग्नेटाइट भी कहा जाता है, उसका ये फार्मूला है। मैग्नेटाइट बनता है या फेरस फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। दूसरा इसी में हमारे पास दे रखा है कि जल के साथ, पहले हम जल के साथ कैल्शियम की क्रिया देखेंगे। तो जल मतलब H2O, यहाँ लिक्विड अवस्था में होगा, ध्यान रखना। ब्रैकेट में L लिखा, L मतलब लिक्विड। तो H2O लिक्विड है और उसके साथ में किसकी क्रिया करवाना, कैल्शियम की, Ca की। तो कैल्शियम की क्रिया जल के साथ होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा चूना जिसको हम कहते हैं, और प्लस H2 बनेगा, हाइड्रोजन बनती है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में AQ लिखा हुआ, एक्वस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हिंदी में जली विलयन। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये जल में विलयन होता है, इसलिए इसको एक्वस बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं जली विलयन। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। तो कैल्शियम क्या करेगा, पानी के साथ, जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार से दूसरी क्रिया क्या लिखना है, जल की किसके साथ लिखना है, पोटेशियम के साथ। तो जल मतलब H2O, पोटेशियम मतलब K। तो इन्हें पानी जो होता है वो पोटेशियम के साथ क्रिया कर, H2O जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा, KOH बनाता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो जब भी किसी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है तो उस रासायनिक क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
तो ये हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि ABCD 4 धातुएं दे रखी है और उसके नमूनों को लेकर एक एक करके विलयन में डाला जाता है। तो इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 हमारे पास धातु दे रखी है ABCD और उसको कुछ विलयन में डाला गया, अलग अलग विलयन बनाए गए और उसमें अभिक्रिया बता रखी है। तो हमने पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 3 क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अब ये क्रियाशीलता जो हमारे पास में दे रखी बुक में, इसकी सारणी दे रखी क्रियाशीलता की कि कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है, जिसको सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी मतलब धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर पहले अधिक क्रियाशील धातु को और उसके बाद कम क्रियाशील धातु को लिखा जाता है। तो ये जो श्रेणी होती है, इस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। पहले अधिक क्रियाशील धातु को लिखना है, उसके बाद कम क्रियाशील धातु को लिखा जाता है। तो इस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला देखो, ए में दे रखा है कॉपर जो होता है वो क्या करता है, ए धातु कॉपर सल्फेट को विस्थापित करती है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली धातु होती है वो अपने नीचे आने वाली धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, उसको हटा देती है। तो विस्थापन अभिक्रिया जब भी होगी तब ऊपर वाली जो धातु होगी वो अपने नीचे आने वाली धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर पहले ए में दे रखा है कि सबसे ऊपर वाली क्रिया दे रखी है कि जो ए होता है वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। पहली वाली देखो ए क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब Cu को हटा के उसके स्थान पर ए बैठ जाता है। Cu के स्थान पर क्या हो जाता है, ए आ जाता है, यानी Cu को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये रासायनिक क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी इस प्रकार से यदि एक धातु हटकर उसके स्थान पर दूसरी धातु बैठ जाती है, यानी उसको हटा देती है, तो उस क्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहें। और ये कब होगी, जब ऊपर वाली अधिक सक्रिय धातु अपने नीचे वाली धातु को ही विस्थापित कर सकती है, नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया में ऊपर आने वाली धातु जो होती है वो अपने नीचे आने वाली धातु को ही विस्थापित कर पाती है। तो यहाँ पर देखो कि ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो क्रियाशीलता होगी वो कॉपर से अधिक होगी। ध्यान रखना, ए की जो क्रियाशीलता होती है क्या होती है, वो कॉपर से अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि ए कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए ए की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होगी। इसी प्रकार से सेकंड वाले में दे रखा है बुक में, देखना कि बी जो होता है वो आयरन के साथ विस्थापन अभिक्रिया करता है, मतलब आयरन को विस्थापित कर देता है। तो देखो बी जो होता है वो आयरन को विस्थापित करता है, इसका मतलब बी जो होता है वो आयरन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। यानी बी क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर देगा, आयरन को हटा देगा Fe को, और Fe के स्थान पर क्या आ जाएगा, बी आ जाता है। तो ये सेकंड वाली की रासायनिक क्रिया हो जाएगी। तीसरे वाले में देखो कि जो सी होता है वो AgNO3 के साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है। सी किसके साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है, AgNO3 के साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी होगा वो Ag को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और Ag के स्थान पर सी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब सी की जो क्रियाशीलता होती है वो Ag से अधिक होती है, मतलब सी जो होता है Ag से अधिक क्रियाशील धातु होगी। तो और लास्ट में दे रखा डी, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो डी जो होता है उसकी किसी के साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगी। अब ये 4 हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे, कथन दे रखे हैं, इसके आधार पर अपने को बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो बच्चों देखो क्रियाशीलता में इसमें 3 धातु दे रखी, कौन कौन सी, पहले में कॉपर दे रखी, दूसरे में आयरन दे रखी, तीसरे में सिल्वर दे रखी। पहले में क्या दे रखी है, Cu, इसमें Cu दे रखी है, दूसरे में क्या दे रखी है, Fe दे रखी है, और आखिरी में तीसरे में क्या दे रखी है, तीसरे में हमारे पास में क्या दे रखी है, तीसरे में हमारे पास में दे रखी है सिल्वर Ag। ये 3 धातुएं दे रखी है, सबसे ऊपर Cu, उसके बाद Fe और
तीसरे में Ag और चौथे में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तो अब इसमें सही क्रम कौन सा है? तो इसमें देखो बच्चों कि सबसे पहले Fe आएगी। क्यों? क्योंकि जो सक्रियता सारणी होती है हमारे पास, सक्रियता सारणी में सबसे पहले Fe आता है इन तीन धातुओं में से। Fe सबसे ऊपर आ रहा, देखो Fe सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद Fe के बाद हमारे पास में आएगा Cu आ रहा, देखो Cu आ रहा, Fe के बाद Cu आएगा और Cu के बाद आखिरी में क्या आ रहा? Ag आ रहा। तो ये जो Ag होता है ये सबसे नीचे आ रहा। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा? Fe। अब Fe की किसके साथ क्रिया हो रही? देखो B के साथ। Fe की B के साथ क्रिया हो रही, तो B सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी क्योंकि Fe सबसे ऊपर आ रहा। तो Fe सबसे ऊपर मतलब Fe वाली कौन सी धातु है? B। तो B जो होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्यों? क्योंकि वो Fe को विस्थापित कर रही है, सबसे ऊपर वाली धातु को स्थापित कर रही है, इसलिए B जो धातु होगी वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी। दूसरे नंबर पे देखो कौन सी धातु आ रही है? Cu। Cu किसके साथ क्रिया कर रही है? A के साथ, यानी A Cu को स्थापित कर रहा है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी धातु आएगी हमारे पास? A आएगी। पहले नंबर पर कौन सी धातु आएगी? B आएगी हमारे पास। B सबसे ऊपर आएगी क्योंकि वो Fe के साथ क्रिया कर रहा है। फिर उसके बाद Cu किसके साथ में कर रहा है? A के साथ। फिर A आएगी, फिर Ag की किसके साथ है? Ag C के साथ, फिर C आएगी और D तो रासायनिक क्रिया भाग नहीं लेता है, कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए D सबसे नीचे आएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील B की होगी, B के बाद A की होगी, A के बाद C की होगी। तो ये इनका सही क्रम होगा कि यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है तो B होगी। क्यों होगी B? क्योंकि B जो होती है वो आयरन के साथ क्रिया करती है और आयरन क्या है? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, इसलिए B जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। दूसरे क्वेश्चन ने पूछा है कि धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। देखो बच्चों, B जो होता है वो आयरन को तो स्थापित कर देता है। B क्या करता है? आयरन को स्थापित करता है, तो कॉपर सल्फेट को भी स्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन के नीचे आ रहा है, तो नीचे वाली आने वाली धातु को स्थापित कर देगा, लेकिन ऊपर वाली धातु को स्थापित नहीं करेगा। तो जब भी इस प्रकार से यदि B आयरन को स्थापित करता है तो B क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को भी कॉपर में सल्फेट में से विस्थापित कर देगा। तो धातु B कॉपर को स्थापित कर देती है और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला रंग होता है, ध्यान रखना, और उसके स्थान पर कॉपर अलग होने के कारण से जो कॉपर का जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? भूरे रंग की परत उसमें चढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास में B नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो कॉपर में यदि B धातु डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाएगा और जो रंग होगा वो लालिमा युक्त हो जाएगा और भूरे रंग की कॉपर की परत उस पर चढ़ जाएगी। लास्ट वाला क्वेश्चन, धातु ABCD की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी? B। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर वाली के साथ क्रिया करती है, आयरन के साथ। फिर उसके बाद A आएगा क्योंकि A जो है वो कॉपर के साथ क्रिया करती है। उसके बाद C आएगा क्योंकि C Ag के साथ क्रिया करती है। तो सबसे पहले ऊपर कौन से आ रहे? B। B क्यों आ रहे? क्योंकि वो Fe के साथ क्रिया कर रही है। फिर आ रहे A क्यों आ रहे? क्योंकि वो Cu के साथ क्रिया कर रही है। फिर उसके बाद में Ag मतलब C वाली धातु, तो सबसे पहले ऊपर B, उसके बाद A, फिर C और आखिरी में क्या आएगी? D। क्यों? क्योंकि D किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, तो D की क्रियाशीलता सबसे कम होगी। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु एस्टोसल्फेट की रासायनिक क्रिया भी लिखिए। देखो बच्चों, जब भी कोई भी धातु, कोई सी भी धातु यदि अम्ल में डालेंगे, तनु का मतलब डाइल्यूट, जिसमें पानी मिला होता है, डाइल्यूट, उसमें यदि हम डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, एक तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब भी धातु को अम्ल में डालेंगे, कौन से अम्ल में? तनु, डाइल्यूट, तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और दूसरा इसका दे रखा है कि आयरन की H2SO4 के साथ क्रिया, आयरन मतलब Fe कि H2SO4 के साथ क्रिया करवाना, तो होगा क्या? जो आयरन होता है हाइड्रोजन गैस को हटा देता है और क्या बना देता है? FeSO4 एक्वस बना देता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है और H2 गैस निकाल देता है।
तो ये रासायनिक क्रिया हो जाएगी किसकी, फेरस की, आयरन की H2SO4 के साथ। तो हाइड्रोजन को हटा देना है और हाइड्रोजन के स्थान पर Fe लिख देना, तो FeSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पे क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। जिंक मतलब Zn, आयरन सल्फेट मतलब FeSO4। तो बच्चों जिंक जो होता है वो फेरस सल्फेट के ऊपर आता है। जिंक जो होता है सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर आता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो हमने सक्रियता श्रेणी यहाँ बना रखी है, सक्रियता श्रेणी, इसमें जो जिंक है, देखो जिंक जो है यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जिंक ऊपर आ रहा है और उसके नीचे क्या आ रहा है, Fe आ रहा है। तो जिंक Fe को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, मतलब जिंक क्या करेगा, Fe को विस्थापित कर देगा। तो जब भी इस प्रकार से कोई रासायनिक क्रिया होती है, ऊपर वाली जो धातु होती है नीचे वाली धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो Fe के स्थान पर Zn लिख देना और Fe को विस्थापित कर देना। तो इस तरह से जिंक क्या करता है, Fe को विस्थापन अभिक्रिया देता है, यानी Fe के स्थान पर अपने को जिंक लिखना है और Fe को बाहर निकाल देना है, विस्थापित कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 54 पे दे रखा है कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है कि जो हमारे पास में तत्व होते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे लिखेंगे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। तो ये बोहर का सिद्धांत होता है। बोहर का सिद्धांत, एक बोहर वैज्ञानिक हुए हैं, उसने एक सिद्धांत दिया था, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n मतलब कक्षकों की संख्या। जैसे पहली कक्षा है तो n का मान 1 रखना, तो उसमें 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा है तो n का मान 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लिखना है और तीसरी कक्षा में हमारे पास में n का मान 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 × 2 18 हो जाएगा और चौथी कक्षा में 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बोहर का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें फुलफिल करते या भरते हैं। तो ध्यान रखना है कि पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आगे भी कक्षाएं होती है। पहली कक्षा को अपन K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दूसरी को L से, तीसरी को M से, चौथी को N से हम प्रदर्शित करते हैं। अब बिंदु संरचना क्या होती है कि जो हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे में 8, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते दूसरे में, ध्यान रखना। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10 और बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कोश में सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिंदु के द्वारा हम सोडियम के ऊपर लिखा जाता है। तो बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम के ऊपर एक पॉइंट है, यानी बिंदु, काला बिंदु बना रखा है, उसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको बिंदु संरचना कहते हैं। तो बिंदु संरचना में क्या करना है कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का मतलब यहाँ पर सोडियम से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और आखिरी में मतलब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बिंदु के द्वारा हम उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी, Na लिखना है, ऊपर एक बिंदु लगा देना। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 भरना है और बचे कितने फिर 6। तो दूसरी कक्षा में यानी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसमें आखिरी में 6 आ रहे हैं, तो इस आखिरी में जो 6 आ रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉनों को हम ऑक्सीजन के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करेंगे। 6 बिंदु लगा देते हैं, डॉट 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 डॉट, ऐसे 6 बिंदु लगा देते, वो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इसी प्रकार से मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो मैग्नीशियम में क्या होता है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8
और तीसरी में 2 हो जाएंगे। 8 और 2 10 और 2 12। तो बाहरी कक्षा में यानी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसलिए कितने बिंदु लगाएंगे मैग्नीशियम के ऊपर? 2। तो ये अपने को परमाणु क्रमांक सभी के याद रखना पड़ेंगे और उसके आधार पर ये अपने को इस बिंदु संरचना बनाना पड़ेगी। तो सोडियम में 11 होते परमाणु क्रमांक, तो 2, 8 और 1, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक बिंदु लगाएंगे। ऑक्सीजन में 8 परमाणु क्रमांक होता है इसका, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 6 बिंदु लगा देंगे। और मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो उसमें पहली में 2, दूसरी में 8 और आखिरी में 2 होंगे, तो 2 बिंदु लगा देंगे। आखिरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हम बिंदु लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी बिंदु इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर बिंदु संरचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि Na2O और H2 की निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इसका निर्माण बताना। देखो जो धातु जो होती है Na धातु है, सोडियम धातु होती है। सोडियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धातु जितनी भी होती है वो सब इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्यागती है, छोड़ती है। जब भी धातु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। 2 सोडियम है तो 2 प्लस लिख देना, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इसलिए उस पर 2 माइनस लगाया हुआ, ध्यान रखना। सोडियम क्या करता है? धातु होने के कारण, क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, इस क्रियाशील होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, छोड़ देता है, इसलिए सोडियम पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस प्लस लिखना सोडियम के ऊपर, और ऑक्सीजन पर माइनस माइनस लिखना। इसका मतलब ये होता है कि जो सोडियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, छोड़ देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na2O की संरचना बना लेते हैं। इसी प्रकार से पानी की संरचना कैसे होती है? पानी में क्या होता है H2O में कि 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, प्लस प्लस उत्पन्न हो जाएंगे हाइड्रोजन दोनों में, और ऑक्सीजन क्या करेंगे? माइनस माइनस उत्पन्न हो जाता है। यानी ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आयन और हाइड्रोजन पर प्लस आयन उत्पन्न हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस आपस में क्रिया करेंगे, 2 प्लस और 2 माइनस, और क्या बना लेंगे? H2O हाइड्रोजन पानी बना लेते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? बच्चे जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, ध्यान रखना है कि उनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल लगता है, उनके बीच बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आकर्षण बल लगता है। यदि इस आकर्षण बल को तोड़ना है अपने को, है ना, क्योंकि अणुओं के बीच में जो भी ठोस होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, और उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल को यदि अपने को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, इसका मतलब उसका गलनांक क्या है? उच्च, वो आसानी से गलता नहीं है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल लगता है, मतलब तीव्र आकर्षण बल लगता है या शक्तिशाली आकर्षण बल लगता है, तो उस बंध को तोड़ने के लिए, उस आकर्षण बल को हटाने के लिए अपने को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण से उनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत अधिक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पेज पे दे रखा है कि खनिज, अयस्क और गैंग को अपने को परिभाषित करना है। खनिज कौन से होते हैं, अयस्क कौन से होते हैं, और गैंग कौन से होते हैं? बच्चों जो खनिज होता है वो खदानों से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ होते हैं, अपने को पता है, और जिसमें धातु जो होती है अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिसमें धातु अपने यौगिक के रूप में प्राप्त होती है। धातु कभी भी अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती, सीधी धातु नहीं मिलती, वो किसी न किसी यौगिक के रूप में मिलती है, जब अपन उसको खनिज या खोद के निकालते तब। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज। खनिज किसको कहेंगे? खनिज वे पदार्थ होते हैं जिसमें धातुएं जो होती है अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। अब यदि खनिज से अपने को कोई धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, या उपयुक्त विधि से हो जाता है, और या कह सकते हैं लाभदायक तरीके से यदि हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। मतलब ऐसा खनिज जिससे कोई धातु हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, या लाभदायक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, या उपयुक्त तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे खनिज को क्या बोलते हैं? हम अयस्क कहते हैं।
अगला है हमारे पास गेंग। गेंग क्या होता है कि जो अयस्क होता है, खनिज जो होता है जिससे अपन निकालते हैं शुद्ध प्राप्त, जो खदान से निकालते हैं उसमें क्या होता है, प्योर नहीं होता, वो शुद्ध नहीं होता है। उसमें क्या होता है, मृदा या रेत या मतलब बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। जो हमारे पास में जो खनिज प्राप्त होता है उस खनिज में क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, धातु शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। तो वो अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो गैंग का मतलब अशुद्धियाँ। प्रकृति में जो होते हैं खनिज वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती है, जैसे मृदा, रेत है या और अन्य कोई प्रकार की अशुद्धि हो सकती है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं गैंग, जो अशुद्धि युक्त होते हैं। अब अपने को क्या लिखना है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब जो क्रिया नहीं करती है उसको हम बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो हमने पढ़ा है कि सोना और प्लेटिनम और चांदी भी होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्रिया बहुत कम करती है। तो सोना और प्लेटिनम धातु होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि धातु को उनके ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया को उपयोग किया जाता है। बच्चों जब भी ध्यान रखना, जब भी धातुओं से ऑक्साइड अपने को प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपचयन अभिक्रिया करना पड़ती है या अपचयन प्रक्रम का उपयोग करना पड़ता है। अपचयन में क्या होता है कि कोई भी ऑक्साइड, जेडएनओ, जैसे हमारे पास जेडएनओ है, जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ क्रिया करता है। अपचयन में क्या करते हैं कि जो ऑक्साइड होता है, जैसे धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके जिंक बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन मतलब जो धातु होती है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको कह सकते हैं जेडएनओ में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को बोलते हैं अपचयन। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो धातु में से ऑक्सीजन को बाहर निकलना मतलब ये कहलाएगा अपचयन। तो जब भी अपने को धातु ऑक्साइड प्राप्त करना हो, धातु ऑक्साइड में से धातु को यदि बनाना हो या प्राप्त करना हो तो उसकी क्रिया क्या किसके साथ करते हैं हम, कार्बन के साथ करते हैं। और कार्बन क्या करता है, धातु को अपचयित कर देता है, मतलब उसको अलग कर देता है और CO अलग से बन जाती है। तो इस प्रकार से जब भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना हो तो अपचयन प्रक्रिया का हम उपयोग करेंगे। और अपचयन प्रक्रिया किसके साथ करते हैं हम, कार्बन के साथ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जिंक मैग्नीशियम, अगला क्वेश्चन, जिंक मैग्नीशियम कॉपर के धातु के ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, किस किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। देखो फिर वापस विस्थापन अभिक्रिया वाला प्रश्न आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया हमारे पास क्या क्या है, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, तीन धातुएं दे रखी। तो इन तीन धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील धातु अपने को मालूम होना चाहिए, तीन में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील होती है। सबसे अधिक मैग्नीशियम होती है, ध्यान रखना, उसके बाद जिंक आती है और उसके बाद कॉपर आती है। तो ये क्रियाशीलता का समूहन होता है, क्रम होता है। सबसे ऊपर मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। यानी मैग्नीशियम जो होगा वो जिंक और कॉपर ऑक्साइड को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ऊपर आ रही है इसलिए ये जिंक ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करेगा और कॉपर ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करेगा, यानी जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देगा। कौन, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ऊपर धातु होती है, सबसे क्रियाशील धातु होती है इन तीनों में से, इसलिए इन दोनों को क्या करेगा, नीचे आने वाली को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। इसी प्रकार से जिंक किसको विस्थापित कर देगा, कॉपर को। क्यों, क्योंकि जिंक के नीचे क्या आ रहा है, कॉपर, जिंक के नीचे कॉपर धातु आ रही है, इसलिए कॉपर को क्या करेगा, यहाँ Cu आएगा, Cu, ये Cu कॉपर को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। तो जिंक कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्यों, क्योंकि जिंक के बाद Cu आता है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड इन दोनों को विस्थापित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर सबसे नीचे धातु आती है, ये अपने ऊपर आने वाली धातु को विस्थापित नहीं करती है, यानी इसके साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ये परिभाषा पूछी जाती है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, है ना। तो जब दो या दो से अधिक धातु समांगी रूप से, मतलब पूरी तरह से मिलाई जाती है, आपस में धातुओं को आपस में मिलाया जाता है, तो ये मिलाने का जो तरीका होता है उसको, उसका जो मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो धातु दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो बनता है मिश्रण,
उसको बोलते हैं हम मिश्र धातु कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखेंगे शीशा और टीन, एसएन जिसका सूत्र होता है कि मिश्र धातु सोल्डर होती है। सोल्डर जो होती है जो विद्युत तार को मतलब उसमें करने के लिए उपयोग की जाती है, सोल्डर धातु का हम उपयोग करते हैं सोल्डरिंग के लिए। तो पीबी और एसएन ये जो मिश्र धातु होती है इससे क्या बनती है, दो धातु होती है पीबी और एसएन, इससे सोल्डर धातु बनती है। इसी प्रकार से एसयू और एसएन कॉपर और टिन से मिश्र धातु कांसा बनती है, और सीयू और जेडएन से मिश्र धातु पीतल बनती है। तो ये तीन मिश्र धातु यहाँ दे रखी है, क्या क्या, पीबी और एसएन। पीबी मतलब शीशा या लेड, एसएन मतलब टिन से सोल्डर बनता है, मिश्र धातु सोल्डर बनती है। और सीयू और एसएन, एसएन मतलब टीन, सीयू मतलब कॉपर, कॉपर और टीन से क्या बनता है, कांसा बनता है। और सीयू और हमारे पास जेडएन से क्या बनेगी, पीतल धातु बनती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पहला से जो चैप्टर हमारे पास धातु और अधातु वाला जो चैप्टर था उसके पार्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न थे उनको हम सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम कि जो इसके एक्सरसाइज में अभ्यास प्रश्न वाली दे रखी उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।